दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। फाइनली दोस्तों, आज के दिन मार्केट में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। पिछले 3 दिन की जो गिरावट थी उसमें रुकावट देखने को मिली है। पिछले 3 दिन आपने नोटिस किया होगा, पोर्टफोलियो की सिचुएशन काफ़ी खराब थी, मार्केट की सिचुएशन काफ़ी खराब थी। लेकिन आज के दिन 140 पॉइंट यानी आधे % के जंप 24,821 पर मार्केट ने आके क्लोज किया है। तो क्वेश्चन ये बन जाता है कि तेजी तो बनी है, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? कारण कोई ठोस है या फिर कारण कोई खोखला है? उसको चेक करते हैं। निफ्टी बैंक को देख लेते हैं, यहाँ पे भी तेजी है। मिड कैप ने ठीक कर दिया, स्मॉल कैप ने काफ़ी अच्छा कर दिया। ब्रॉडर तेजी थी जिसमें लार्ज कैप कंपनीज ने सही किया, मिड कैप ने उससे अच्छा किया और स्मॉल कैप ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। मैक्सिमम जो कंपनीज है उनके स्टॉक्स आज प्लस में आके बंद हो चुके हैं, यानी कल से परसों से काफ़ी अपोजिट सिचुएशन देखने को मिली इन्वेस्टर्स के फेवर में। अब देखो, आज के दिन आईटी ने अच्छा नहीं करा। जो मैं आपको बता चुका हूँ एफआई का डेटा, जैसे पिछले कुछ वीडियोस के अंदर हमने देखा कि एफआईज ने आईटी में सबसे ज़्यादा बिकवाली की है। तो आईटी से एफआई निकल रहा है और एफआई निकल रहा है तो आईटी की सिचुएशन काफ़ी ख़राब होगी, स्टॉक्स के प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे। तो इतने बड़ी तेजी आने के बावजूद भी आईटी ने अच्छा नहीं करा, तो ये एक रीज़न है आईटी के अच्छे नहीं करने के पीछे का। बाकी रियल्टी अच्छा कर चुका है, फार्मा अच्छा कर चुका है, एनर्जी में अच्छी एनर्जी देखने को मिली। कल के दिन अपन ने नंबर्स देखे थे कंपनीज़ के, जिस कंपनी के नंबर्स अपने को अच्छे लगे थे उसके स्टॉक ने अच्छी तेजी भी आज के दिन पकड़ी है। देखिए दोस्तों, रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्केट में तेजी क्यों बनी। उसके बाद में अपन चेक करते हैं निफ्टी के टेक्निकल्स को और उसके बाद में अपन देखते हैं 3 कंपनीज़ के Q1 के रिजल्ट को, जो कि काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। अब कितने अच्छे हैं, खोखले वो भी या फिर वो टिका हुए, उसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मार्केट के अंदर बाइंग हो चुकी है। बाइंग होती है, अच्छी बाइंग होती है, बायर्स ज़्यादा होते हैं, फेवर में होते हैं तो मार्केट ऊपर जाता है, सेलर्स ज़्यादा होते हैं तो मार्केट नीचे आता है। अब बाइंग भी 2 तरह की होती है और सेलिंग भी 2 तरह की होती है। अपन बाइंग की ऊपर बात करते हैं। पहली बाइंग होती है फ्रेश बाइंग, सेकंड बाइंग होती है, यानी सेकंड प्रकार की बाइंग होती है शॉर्ट कवरिंग वाली बाइंग। शॉर्ट कवरिंग आपको बताइए, शॉर्ट आपको बताइए कि अपन जैसे इन्वेस्टर पहले बाय करके बाद में बेचते हैं, यानी नीचे खरीद के ऊपर बेचते हैं, उसको बाइंग सेलिंग बोलते हैं। नॉर्मल जो ट्रेड होता है वो। और शॉर्ट सेलर क्या करते हैं, पहले वो बेचते हैं और फिर जब मार्केट नीचे आता है, स्टॉक नीचे आता है तो उसको बाय करते हैं। ऊपर भी जा सकता है तो ऊपर जाने पर उनको लॉस होता है और नीचे जाने पर उनको प्रॉफिट होता है। तो शॉर्ट किया है मार्केट को बड़े प्लेयर्स ने, तभी तो मार्केट इतना गिरा है। तो शॉर्ट करते हैं तो उसको अपनी पोजीशन को कवर भी करना पड़ेगा, तो कवर करने के लिए वो बाय करते हैं। तो आज के दिन जो बाइंग मिली है वो शॉर्ट कवरिंग वाली बाइंग मिली है। डेटा आउट हो जाता है डेरिवेटिव्स का, जिसमें ऑप्शन चेन होती है, आप भी देख सकते हैं उसको। यहाँ पे दोस्तों आप नोट कर सकते हैं शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है थर्सडे की जो एक्सपायरी है जुलाई के मंथ की, उससे पहले। इसमें नेगेटिव पॉइंट नहीं है कि मतलब चलो शॉर्ट कवरिंग हुई, इसमें पॉजिटिवली भी हम इसको देख सकते हैं कि अगर किसी बड़े प्लेयर ने या बहुत सारे बड़े प्लेयर्स ने जो कि एफआईज होते हैं, उन्होंने मार्केट को शॉर्ट किया होगा ये सोच के कि मार्केट को गिरना चाहिए। अब उन्होंने बाइंग कर लिया, अपने शॉर्ट को कवर कर लिया ये सोच के कि मार्केट को जितना गिरना चाहिए था मार्केट वो गिर चुका है, तो ये सोच के किया होगा, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। बाकी ये तेजी दोस्तों, मैं अभी प्रॉपर तेजी इसको नहीं बोलूँगा जब तक ये शॉर्ट कवरिंग की सिचुएशन, क्योंकि एक्सपायरी उसके बाद में देखते हैं कैसी नई पोजीशंस बनती है। बाकी हाँ, अभी तो एक शॉर्ट कवरिंग ये देखने को मार्केट में मिली है। साथ में दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक्सपर्ट रिबाउंड की एक्सपेक्टेशन करे। रिबाउंड का मतलब होता है मार्केट के गिरने के बाद में तेजी आना, और उसके पीछे का रीज़न है कि ओवर सोल्ड हो चुका है मार्केट। ओवर सोल्ड जैसा कि नेम में आपको दिख रहा है, ओवर ज़्यादा, सोल्ड यानी बिक जाना। तो ज़रूरत से ज़्यादा जब मार्केट गिर जाता है बहुत ही कम टाइम फ्रेम के अंदर, तो एक रीबाउंड आता है, एक बाइंग आती है। पर उसका मतलब ये नहीं कि एकदम से टिकाऊ तेजी आ गई, वो आगे टेक्निकल्स में सिचुएशन में देखना पड़ता है। अब देखो, लिखने के लिए कुछ भी लिख देते हैं, हेल्दी इकोनॉमिक ग्रोथ आउटलुक, जो कि अभी कुछ दिन पहले डीईए ने नेगेटिव बोला था तो उसको वैसे करके मार्केट गिरा दिया। अभी मार्केट ने तेजी पकड़ ली तो इकोनॉमिक ग्रोथ लिख दिया, कंफर्टेबल इन्फ्लेशन लिख दिया। अब जब मार्केट गिरेगा तो अनकंफर्टेबल वैल्यूएशन लिख देंगे। हेल्दी मानसून लिख दिया, तो मानसून आज ही नहीं है, कल भी था, परसों भी था, एकदम से मार्केट कैसे गिर गया। तो ये रीज़न आपको देखने हैं, बस सुनने के लिए, पढ़ने के लिए। बाकी काम के जो पॉइंट होते हैं वो डेटा होते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि आज के दिन शॉर्ट कवरिंग मार्केट में देखने को मिली है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप नोट करोगे ना तो निफ्टी का चार्ट कुछ ऐसा है कि स्टार्टिंग में मार्केट वीक ही था, कमज़ोर था। 12 बजे के बाद में यहाँ पे कवरिंग देखने को मिली है, जो कि डे एंड पर मोस्टली शॉर्ट कवरिंग हो जाती है। आगे चलते हैं। अब देखो, अगर अपन ये चेक करें कि मार्केट में एकदम से तेजी आ गई तो डाउ जोन्स में हो सकता है कुछ बड़ा उछाल आया होगा, कुछ ग्लोबल न्यूज़ होगी, तो वो भी चेक मैंने किया, तो इसके अंदर यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिलेगा। जिस समय मार्केट ने तेजी पकड़ी थी उस समय का डेटा है और यहाँ पे कोई ऐसा कुछ नहीं है, मतलब 0.18% का जंप है, तो एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे देखने को मिली है। अब निफ्टी की टेक्निकल सिचुएशन को समझे तो मैं आपको बता चुका हूँ कि निफ्टी में सपोर्ट कैसे, या किसी भी इंडेक्स में स्टॉक में सपोर्ट कैसे
ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। सो यहाँ पे एक सपोर्ट था, वो जो निफ्टी ने तोड़ा, उसके बाद में नेक्स्ट सपोर्ट के लिए निफ्टी एक्टिव हो गया, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग की वजह से ये सपोर्ट निफ्टी को नहीं मिल पाया। और यहाँ पे आप देखोगे ना तो कैंडल ऊपर जाके बंद हो चुकी है। सो एक दिन की जो क्लोजिंग है शॉर्ट कवरिंग की वजह से, उसको हम ब्रेकआउट नहीं बोल सकते। उसमें हमको देखना पड़ेगा कि मल्टीपल डेज में, आने वाले कुछ दिनों में निफ्टी यहाँ पे टिकता है या नहीं। अगर टिकता है तो हम इस सपोर्ट को कंसीडर कर सकते हैं कि ये निफ्टी का सपोर्ट है, और नहीं टिकता है तो फिर वो जो अगला सपोर्ट है वो निफ्टी के लिए अभी भी एक्टिव है। कोई प्राइस मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि आपको बेचना है खरीदना, जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ कि पैटर्न किस तरह से बनते हैं, किस तरह से बिगड़ते हैं, टेक्निकल्स में सपोर्ट रेसिस्टेंस किस तरह से आपको फाइंड करने होते हैं। तो इसको सीखने के हिसाब से देखना, ना कि कुछ करने के हिसाब से। सो अब आगे चलते हैं। आज के दिन काफ़ी सारी कंपनीज ने तेजी पकड़ी, बहुत अच्छी तेजी बनी काफ़ी सारी कंपनीज में। और सीखने के बाद दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिन भी स्टॉक्स में तेजी बनी है ना, एक बार आप उसका चार्ट देख लेना। मार्केट का चार्ट आपने देख लिया, कुछ ऐसा था कि 12 बजे तक कुछ परफॉर्म नहीं किया, उसके बाद में तेजी बनी। तो ऐसा चार्ट अगर आपको कंपनीज के स्टॉक्स में देखने को मिले तो उसमें आप ये समझना कि मार्केट की तेजी की वजह से वो स्टॉक चल गए। हो सकता है उनमें खुद की भी कोई न्यूज़ हो, लेकिन अगर चार्ट कुछ ऐसा है तो ये समझ लेना कि मार्केट का भी इन्फ्लुएंस उसके ऊपर हुआ है। इसका मतलब मार्केट की तेजी से वो चल गए, तेजी की वजह से, तो गिरावट की वजह से वो स्टॉक गिर भी सकते हैं। एक कंपनी है वीबीएल, उसके अंदर सेम काइंड ऑफ सिचुएशन देखने को मिली, 5 to 6% का जंप है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट की वजह से ही चला है, लेकिन एक ये भी इन्फ्लुएंस इसमें देखने को मिला है जो आप इसके चार्ट में देख सकते हैं। जो मेन रीज़न है उसको देखते हैं आगे चल के। यहाँ पे 170 लाख का मार्केट कैप है, करोड़ का, 60 का पी रेशियो है। और रीज़न है दोस्तों इसके नंबर्स देखते हैं कैसे नंबर्स आए, क्योंकि नंबर्स ही एक रीज़न इसका बना होता है स्टॉक के गिरने के पीछे का। यहाँ पे 7007 करोड़ की सेल्स की एक्सपेक्टेशन है। मार्जिन देखो 25.3% के मार्जिन की एक्सपेक्टेशन है। प्रॉफिट की बात करते हैं, 1116 करोड़ के प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन है। तो 1116 और 7007, सो रिजल्ट आपके सामने है। 1116 नहीं है इसके नंबर्स, 1325 है, मोर देन एक्सपेक्टेड। 7007 नहीं है, 7017 है, मोर देन एक्सपेक्टेड। अब देखो इसने क्या किया है, सेल्स में 2% के साथ में डिप है, प्रॉफिट में ओनली 5% के साथ में तेजी है। तो एकदम से 6% का जंप कैसे आ गया? क्योंकि दोस्तों मार्केट की एक्सपेक्टेशन इससे काफ़ी ख़राब थी और कंपनी ने अच्छा कर दिया। अब देखो सेल्स इतनी नहीं बढ़ी है जितना कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि कंपनी ने अपने प्रॉफिट के मार्जिन को बढ़ा दिया होगा। सो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं 25.3% के मार्जिन की एक्सपेक्टेशन थी और यहाँ पे 28% का मार्जिन आ चुका है, मतलब बहुत अच्छा। सो क्या ये टिकाऊ है? क्या दोस्तों टिकाऊ होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सेल्स के दम पे अगर आप चलते हो, मार्जिन भी बढ़ाते हो, तो ही उसको एक अच्छा पॉइंट माना जाता है। लेकिन चलो अभी की जो सिचुएशन है ना, मार्जिन के ऊपर ज़्यादा बेस थी, क्योंकि जैसे ही कैंपा कोला ने अपने कोल्ड ड्रिंक के दाम सस्ते किए, इसने भी अपने दाम सस्ते कर दिए, डिस्काउंट्स देना शुरू कर दिया। तो मार्केट को लगा कि अब इसके जो प्रॉफिट के मार्जिन है ना 23-24 के आसपास आएंगे। लेकिन इसने क्या किया होगा मुझे आइडिया नहीं, मतलब आपने ड्रिंक इसकी पी होगी तो आपको लगा होगा कि हो सकता है पानी ज़्यादा मिला दिया हो, स्ट्रांगनेस थोड़ी सी कम हो इसकी ड्रिंक में, उसकी वजह से प्रॉफिट के मार्जिन इंप्रूव कर गए। तो वो कुछ पॉइंट है जो वीबीएल ने फॉलो करे और उसकी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट के मार्जिन इसने नहीं तोड़े, बहुत अच्छी बात है। सो ये चीज़ मार्केट को अच्छी लगी और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिले हैं। अगर सेल्स इतनी आती, प्रॉफिट के मार्जिन पहले जैसे आते हैं, तो स्टॉक नहीं चलता, क्योंकि नॉर्मल नंबर्स वो मार्केट को लगते हैं। लेकिन प्रॉफिट के मार्जिन अच्छे आने की वजह से जो 1300 करोड़ का प्रॉफिट आया, 1100 से बढ़ के, एक्सपेक्टेशन से बढ़ के, वो मार्केट को काफ़ी अच्छा लगा है। सो रिजल्ट अच्छे देखने को मिले हैं। साथ में हम कमेंट्रीज की देख लेते हैं कि क्या कमेंट्री यहाँ पे बोली गई है। देखो डिक्लाइन मिला है वॉल्यूम्स में, ठीक है, और उसके बाद में हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि ऑपरेशनल एफिशिएंसीज बहुत अच्छी थी। लागत हमने काफ़ी कम करी, उसकी वजह से कंपनी ने 5% का YoY बेसिस पे इंक्रीज़ दिया, क्योंकि हमने प्रॉफिट के मार्जिन्स को अच्छे किया, अपने खर्चे को घटाया, या जो भी ड्रिंक है उसके अंदर पानी मिलाया, जो भी कुछ हो सकता है, ठीक है, वो सब करना पड़ता है कंपनी को, ठीक है। सो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि अनसीजनल रेन की वजह से इम्पैक्ट पड़ा है अपने क्वार्टर के ऊपर, जो कि सेल्स डिप हुई है, क्योंकि ठंड होगी तो काफ़ी कम लोग कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करेंगे, गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा लोग पीते हैं, तो वो एक चैलेंज इनके पास में है। साथ में कंपनी बोल चुके हैं कि हमने स्ट्रेंथ अपनी बढ़ाई है, वीसी जो कूलर्स होते हैं, जो मतलब फ्रिज होते हैं इनके, वो हमने काफ़ी ज़्यादा डिलीवर किए हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। और साथ में जो कैपेसिटी एक्सपेंशन हमने किया है ऑपरेशनल का, वो बहुत अच्छा किया है, एक्सपेंड करें हमारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को, ये भी एक अच्छी बात है। और साथ में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी काफ़ी अच्छे से एक्सपेंड करें। तो कंपनी के मैनेजमेंट ने बोल दिया है कि हम लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन के ऊपर ध्यान देंगे, अपने जो भी स्टॉक होल्डर है, स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए। सो कंपनी काम करिए फॉर इन्वेस्टर, अच्छा पॉइंट है, और इसकी वजह से काफ़ी अच्छी तेजी देखने को यहाँ पे मिली है।
सो टेक्निकली सिचुएशन देखे ना तो एक अच्छा पॉइंट है बन चुका है, क्योंकि पिछला जो सपोर्ट था वो यहाँ पे था, वहाँ तक स्टॉक नहीं पहुँचा, उसके ऊपर सपोर्ट लिया है, विच इज़ स्ट्रेंथ, जो डिक्सॉन में भी देखने को मिला था। लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि स्टॉक ऑल टाइम हाई पे पहुँच जाएगा, लेकिन हाँ ये एक पहला कदम है जिसमें आपको स्ट्रेंथ यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे जो इन्वेस्टर ट्रेडर अपनी एक्सपेक्टेशन को सेट करेगा रेसिस्टेंस के लिए, ठीक है, रेसिस्टेंस पे या तो बिकवाली करते हैं या ब्रेकआउट का वेट करते हैं, दोनों में से एक भी चीज़ हो जाती है। सो यहाँ पे आप नोट करोगे ना तो ये क्या था, ये सपोर्ट था पहले का, और यहाँ पे रेसिस्टेंस बने हैं 2 बार। सो इस रेसिस्टेंस की ही एक्सपेक्टेशन अभी इन्वेस्टर करेगा, ऑल टाइम हाई जब ये ब्रेक करेगा उसकी एक्सपेक्टेशन की जाएगी। लेकिन हाँ अच्छी बात है कि नंबर्स अब इन्वेस्टर्स को थोड़े समझ में आ चुके हैं, इन्वेस्टर को पता चल चुका है कि कंपनी कम नहीं है, अगर कैंपा कोला मार्केट के अंदर है तो ये कंपनी फ्लेक्सिबल है, अपने या तो प्रॉफिट के मार्जिन बढ़ा देगी या फिर एक्सपेंशन करके अपनी सेल्स बढ़ा देगी। सो बहुत अच्छा पॉइंट ये है, और इस वजह से यहाँ पे स्टॉक ने तेजी पकड़ी। लेकिन हाँ मार्केट का भी इन्फ्लुएंस यहाँ पे देखने को मिला है। एग्जाम्पल देने की कोशिश करूंगा नेटवेब का, कल के दिन 7% गिरा था, आज के दिन 7% चल गया, मार्केट की वजह से गिरा, मार्केट की वजह से चल गया, कोई नंबर्स अभी तक नहीं आया उसके, 31 जुलाई को उसके नंबर्स आएंगे, तो मार्केट का इन्फ्लुएंस भी था आज के दिन कंपनीज के स्टॉक्स पे। आगे देखते हैं कि कैसे परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ अच्छी तेजी बनी है, ब्रेकआउट वगैरह भी देख लेते हैं कि डे पैटर्न में क्या दिख रहा है। यहाँ पे अच्छी तेजी, वॉल्यूम अच्छे खासे हैं, एक सेकेंड यहाँ पे आप देखो वॉल्यूम अच्छे हैं, लेकिन दोस्तों वॉल्यूम यहाँ पे भी अच्छे थे, लेकिन ठीक है स्टॉक ऊपर जाके नीचे आया। तो देखते हैं आने वाले क्वार्टर में कैसा परफॉर्मेंस यहाँ पे होता है। और एफआई का डेटा जो आपने अगर देखा होगा तो एफआई ने बेचा है इसमें काफ़ी ज़्यादा, तो एफआई अगर खरीदना शुरू करते हैं ना तभी इसमें सस्टेनेबल तेजी बनेगी, क्योंकि यहाँ से जो स्टॉक पिटा है इस क्वार्टर से एफआई ने पैसे निकाले ही है, तो एफआई का धन इसमें आएगा, तो स्टॉक का जो प्राइस है ना वो ऊपर जाएगा। देखते हैं आगे चल के क्या इसमें होता है। बाकी हाँ नंबर्स अच्छे देखने मिले। सेकंड कंपनी हम डिस्कस करते हैं एशियन पेंट्स को, 2% का जंप इसमें देखने को मिला है, और इसमें भी आप देखोगे ना तो रिजल्ट जैसे ही आते हैं ना वैसे इसमें तेज देखने को मिले, तो अच्छी बात है। एशियन पेंट्स वीबीएल काफ़ी कमज़ोर कंपनीज बनी हुई थी, लेकिन अभी के समय स्ट्रेंथ देखने को मिले, 62 का पी रेशो इसका भी है। सो यहाँ पे हम देखते हैं एक्सपेक्टेशन का डेटा, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लेना, क्योंकि 2 ही कंपनी इसमें आपको बताऊंगा। यहाँ से 8989 सेल्स, 18.46 मार्जिन, 1101 प्रॉफिट। सो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कैसे नंबर्स इसके डिलीवर हुए हैं। सो 8989 की जगह नहीं है, 8939 है और 1117 है, थोड़ा सा जंप है, मतलब कोई बहुत बड़ा यहाँ पे जंप देखने को नहीं मिला है, स्लाइटली एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। अब एक्सपेक्टेशन इनसे बहुत खराब थी, स्टॉक के प्राइसेस तोड़े गए हैं, तो सेल्स आप मत बढ़ाओ, कम करके दे दो, ऐसी कुछ एक्सपेक्टेशन है, तभी 0% पे भी सेल्स बीट कर चुकी है। 6% के साथ में इसका प्रॉफिट गिरा है, गिरने की ही एक्सपेक्टेशन यहाँ पे मार्केट ने की थी, लेकिन यहाँ पे ठीक है अच्छे नंबर्स इसने दिए हैं। अब मार्केट का भी अच्छा फ्लो था, इस वजह से स्टॉक चल गया। 18% के मार्जिन की एक्सपेक्टेशन थी, 18% के मार्जिन इसने निकाल के दे दिए। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बोलूँगा नंबर्स इन लाइन है, और इसमें एस्टिमेट देखोगे ना तो वही है, 18.2 है, 18.1 की एक्सपेक्टेशन थी, वैसे के वैसे नंबर से जैसे एक्सपेक्ट किए थे। ठीक है, यहाँ पे और कुछ नहीं बोला गया, कुछ बहुत बड़ी ऐसी कुछ कमेंट्री देखने को नहीं मिली, लेकिन चलो ठीक है। डिमांड बढ़ रही है इसके प्रोडक्ट्स की अर्बन मार्केट के अंदर, जो कि गिरी हुई थी अभी के समय सिटीज़ एरिया के अंदर, तो नोटेबल इम्प्रूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला है, अच्छी बात है। ठीक है, तो ये नंबर से दोस्तों इस कंपनी के, और इसके अंदर भी सेम काइंड ऑफ पैटर्न बना हुआ है जो वीबीएल में है, कि स्टॉक अपने पिछले सपोर्ट को ही रेसिस्टेंस मान रहा है, अगर ये ब्रेकआउट कर देता है तो अच्छी बात है, नहीं तो यहीं पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, क्योंकि ब्रेकआउट नहीं होता है रेसिस्टेंस पे तो क्या होगा, प्रॉफिट बुकिंग होगी। ऐसा कुछ नहीं कि आपको खरीदना बेचना है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे स्टॉक परफॉर्म करता है अच्छे नंबर्स या बुरे नंबर्स पर। अब देखिए जो तीसरी कंपनी है ना, इसका नाम है हैप्पीस्ट माइंड, इसकी एक्सपेक्टेशन का डेटा नहीं है, तो विदाउट एक्सपेक्टेशन डेटा ही मैं आपको इसका डेटा दूंगा नंबर्स का। देखो सेल्स कंपनी की 19% के साथ में बढ़ी है, और प्रॉफिट कंपनी का 12% के साथ में बढ़ चुका है। क्यों के बेसिस में अच्छी तेजी पकड़ी है प्रॉफिट के अंदर, तो मार्केट को ये पसंद आए नंबर्स, और इसकी वजह से ये तेजी बनी है। तेजी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये तेजी बनी है तकरीबन 3% की। अगेन बोलूँगा मार्केट का फ्लो भी था इसके अंदर, ये 1-2% की तेजी तो आप मार्केट को ही दे दो कि मार्केट की वजह से आ गई, बाकी जो तेजी बनी है वो एक्चुअल तेजी है कंपनी के स्टॉक्स में। हैप्पीस्ट माइंड, हैप्पी क्या होना चाहिए ऐसे नंबर्स को देखकर, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऐसी तेजी काफ़ी बार बनी है, स्टॉक काफ़ी बार ऊपर गया, लेकिन एंड में कंपनी कबाड़ा ही कर देती है, नंबर्स अच्छे नहीं दे पाती है। तो ठीक है, अभी तो गैप है इसके अंदर, यहाँ तक के लिए डेफिनेटली लोग सोचेंगे देखेंगे, वो वही लोग सोचेंगे देखेंगे जो इसको बहुत बारीकी से ट्रैक कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा कन्विक्शन है, क्योंकि मार्केट में काफ़ी सारी कंपनीज है जिनके अंदर बहुत ही क्लैरिटी है, बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड उनके फंडामेंटल टेक्निकल्स बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी डिफिकल्ट है, और जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है, जब तक इसको एक रिवर्सल कंसीडर नहीं करेंगे। नंबर्स अच्छे हैं, तेजी बनी है, लेकिन स्ट्रक्चर अभी भी काफ़ी ख़राब है। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछले दोनों वीडियोस को आप देख लेना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।